अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। इतनी इज्जत और एहतराम भरी जिंदगी गुजारते हुए मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ऐसी गलती कर बैठूंगा जो एक लम्हे में मेरी इज्जत खाक में मिला देगी। मेरी इज्जत करने वाली साली और मोहब्बत करने वाली बीवी ने मुझे लान तान करके पुलिस के हवाले कर दिया था और यही मिली जिल्लत खत्म नहीं हुई थी। 3 दिन जेल में बैठना मुझ जैसे शरीफ घराने के लड़के के लिए बहुत बड़ी तज़हीक थी। 3 दिन बाद मुझे अदालत में पेश किया गया तो हमारे दरमियान काफ़ी देर सच झूठ और गुनाह पर बहस होती रही जो मैंने अनजाने में कर दिया था। मुझे जज से इंसाफ की तवक्को थी मगर जज ने जो फैसला दिया वो मेरे और साली मेरे ससुराल वालों के रोंगटे खड़े कर गया था। हम हक्का बक्का रह गए थे। जो मुतालबा जज ने किया था वो हम जैसे शरीफ लोगों के लिए जिल्लत का बायस था। मेरी बीवी और साली जवान और नहायत खूबसूरत थी। हम जज का मुतालबा मानकर इनकी इज्जत पर दाग नहीं लगवा सकते थे। हमारे होश तो तब उड़े जब हमारे इनकार पर जज ने पुलिस को आगे कर दिया था। उन्होंने हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा था और तब जो फैसला हुआ वो मुझे जिंदगी भर के लिए ऐसा सबक दे गया था कि मैं कभी भी बुला नहीं पाया था। इस इंसान ने जानबूझकर मेरी इज्जत पर बात की थी कि बहरूपिया है। मेरी साली मुझे देखकर गुस्से और नफरत से चीख रही थी। उसकी बात पर मैंने अफसोस से नजरें चुराई। मैं इस वक्त कठहरे में खड़ा हुआ था। मेरे चेहरे पर पसीने की नन्ही बूंदें नमूदार हुई थी। गो कि मैं अपने अमल पर शर्मिंदा था कि मुझसे कबीरा गुनाह सरजद हुआ था, मगर मुझे इतना भी पछतावा नहीं था क्योंकि मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मेरे ज़मीर पर ऐसा कोई बोझ नहीं था कि मैं सर ना उठा सकता। अभी तो मुझे इस बात का भी गम था कि मेरी साली के केस करने पर 3 रोज से मैं जेल में बैठा था और आज किसी मुजरिम की तरह मुझे अदालत में पेश किया गया था। मेरे सब दोस्त अहबाब और ख़ानदान वाले मेरे जेल जाने पर हैरान थे। मुझ जैसा शरीफुल नफ्स मर्द सारी उम्र इस बात पर सबको वजाहतें देता रह जाता, मगर जैसे पहले इज्जत नहीं मिलने वाली थी। मेरी साली और बीवी को ये गलत फहमी हो रही थी कि मैंने मौका से फ़ायदा उठाकर अपनी साली के साथ गुनाह किया था, जबकि मुझ जैसे सिर्फ एक गलती ही हुई थी। मेरी बीवी भी मुझे बहुत नाराज़ नज़रों से देख रही थी। मैं उससे मोहब्बत के दावे करता था। यकीनन उसे भी यही लग रहा था कि मैं झूठा हूँ। मेरे ससुराल वालों की नज़र में मैं एक अय्याश और बदकिरदार मर्द बन चुका था जिसने मौका देखकर उनकी बेटी की इज्जत व नामूस रोंद डाली थी। मैं अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए ठंडी आह भरकर रह गया था। ये गलती ने मुझे मुजरिम बना दिया था। मैंने अपने ससुराल में हमेशा बहुत इज्जत और एहतराम हासिल किया था। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत वसीली नज़रों से देख रहे थे क्योंकि मैंने अपनी साली के साथ जना किया था। ये बात जो भी सुनता वो मुझे ही गलत समझता, मगर मेरी इज्जत मानने के लिए वजाहत लेने को कोई तैयार नहीं था कि मैंने गलती और अनजाने में ऐसा कर दिया था। जज साहब मेरी साली से सारी बात तफसील से सुन रहे थे ताकि सोच समझकर फैसला कर सकें। मेरी साली रोते हुए बता रही थी कि वो नींद में थी जब मैंने उस पर हमला किया और उसे ज्यादती का निशाना बनाया। इस वक्त अदालत में मौजूद हर शख्स की नज़रों में मेरी साली के लिए तरहम और हमदर्दी थी। उसकी कहानी सुनकर सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैं शर्मिंदगी से नजरें चुरा कर रह गया था क्योंकि शर्म की बात यह थी कि मेरी साली जो भी बता रहे थे सब सच था। हाँ, मगर इसकी बात एक गलत ये थी कि मैंने जानबूझकर उसके साथ ये सब किया था। मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था कब मुझसे सवाल किया जाता और मैं अपनी तरफ का सच बताता। मैं ईमानदारी से सब बताने के लिए तैयार था। इस वक्त अदालत में तमाम लोगों ने मुझे मुजरिम करार दिया था, मगर जज साहब का फैसला भी बाकी था। मैं जानता था कि जज साहब इंसाफ के साथ फैसला करेंगे क्योंकि मेरी इनसे बहुत अच्छी जान पहचान थी। मैं इन जानबूझकर अपने केस के लिए इस जज को चुना था क्योंकि वो गैर जानबदारी से ही फैसला करता था, वरना आज की अदालतों और पुलिस का इंसाफ सबको नजर आ रहा था। जज, पुलिस और वकला की अक्सरियत पैसा लेकर बात दबा देने में माहिर होते हैं। हमारा केस तो वैसे भी बहुत सादा था। मैंने गलती की तो मेरी साली ने मुझ पर केस कर दिया कि मैंने इसके सामने जबरदस्ती जना किया है। यहाँ कोई किसी पर इल्जाम लगाने या फंसाने में नहीं आया था। जाहिर है मेरी साली और मैंने अपनी बात की वजाहत करनी थी और जज साहब ने वो सब सुनकर एक फैसला देना था। ना मेरी साली जानबूझकर मुझे फंसा रही थी, ना मैं झूठ बोल रहा था। मेरी इस साली का खौफ और गम बिल्कुल सच्चा था क्योंकि एक इज्जतदार लड़की के लिए ये ज्यादती झेलना आसान नहीं होता। वो रो रो कर पागल हो रही थी। मैं भी सच्चा था। मेरी साली कोई कम उम्र दोशीज़ा या कवारी लड़की नहीं थी, बल्कि वो भी शादीशुदा थी और मेरे लिए मुश्किल की वजह यह बनी हुई थी कि मेरी साली और बीवी दोनों बिल्कुल एक जैसी थी। हालांकि मेरी बीवी मेरी साली से 2 साल बड़ी थी, मगर इनकी कद काठ और जिसामत बिल्कुल एक जैसे ही थे। शादी के बाद खास तौर पर मेरी साली मेरी बीवी का अक्स लेने लगी थी। जज साहब ने सारी बातों को सुनने के बाद मेरी तरफ देखा, बोले, केस तो बहुत सादा और आसान है। तुमने इस लड़की के साथ गुनाह किया है और इस बात को तुम कबूल भी कर रहे हो। तुम्हारी झुकी हुई नजरें बता रही हैं कि ये लड़की झूठ भी नहीं बोल रही।
मगर फिर भी मैं तुम्हारी तरफ की कहानी सुनना चाहता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात हम जो देखते और सुनते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। तस्वीर के दोनों रुख देखना चाहूँगा। मैंने जज की। इस मेहरबानी पर तो शुक्र का सांस भरा। मेरी सास गुस्से से मुझे देख रही थी, कहने लगी, अब इससे वजाहत लेने की क्या जरूरत है? इसने हमारी पीठ पीछे छुरा घोंपा, हमने इसे इज्जत दी, बेटों वाला मान दिया, और इसने हमारी इज्जत के साथ खेलते हुए इस मोहब्बत का भी नहीं सोचा जो हमने माँ बाप बनकर दी इसे। वो कहने लगी, जो साली भाई भाई करते नहीं थकती थी, उसी पर इसने जुल्म किया। इस इंसान को तो सारी उम्र भी माफ नहीं कर सकती। मेरी बेबसी देखो कि ये जालिम इंसान मेरा ही दामाद है। मेरी सास सिसकियों से रो रही थी। उनका मान टूटा था तो सदमा भी बड़ा था। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने अपनी सास और ससुर को खुद से नफरत करने पर मजबूर किया था। काश मैं इस रोज जल्दी घर ना ही जाता तो ये सब ना होता। मैं मायूसी से सर झुकाए सोच रहा था जब जज साहब मेरी तरफ मतवज्जो हुए। कहने लगे, तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने चौंक कर सर उठाया और बेसाख्ता वजाहत दी। जज साहब, हमारी शादी को 1 साल हो चुका है। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरी एक नहीं बल्कि 4 सालियां हैं। सब कम उम्र और जवान लड़कियां हैं। मेरी बीवी और इसकी सब बहनें बहुत खूबसूरत हैं। मेरे अल्फाज पर मेरी बीवी गुस्से से मुझे घूर रही थी। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मेरी बीवी जानती है मैं हमेशा इनके घर में आता जाता रहा। कई दफा ऐसा भी हुआ है कि घर वालों की जिद पर मैंने वहां पर 1-2 रात क्याम भी किया। मगर मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने अपनी सालियों को कभी ऐसी वैसी नजर से नहीं देखा और ना ही कभी मौके से फायदा उठाकर इनके साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश की है। ये भाई कहती हैं और मैं भी दिल से इन्हें अपनी बहनें समझता हूँ। मैंने कहा, मैं अपनी बीवी के साथ बहुत ईमानदार हूँ। अपनी बीवी के अलावा मैंने कभी किसी की तरफ नहीं देखा। मेरी बात अभी यहाँ तक पहुंची थी कि मेरी साली चीख पड़ी। वो कहने लगी, कुछ मर्द तुम्हारे जैसे होते हैं, शराफत का चोला ओढ़े मौका की तलाश में रहते हैं। हमारे घर में आकर तुम हमेशा शराफत का मुजाहरा करते रहे, मगर मैं तुम्हारे घर गई तो तुमने मुझे अपना शिकार बना लिया। तुम चाहते भी यही थे कि तुम्हारी गलती पर तुम्हारी अच्छाई को याद रख के तुम्हें माफी का मौका मिल जाए। मुझे अपनी साली का ये बात कहना बुरा लग रहा था। मैं मानता था कि मैंने उस पर जबर किया था। उसका चीखना चिल्लाना जायज था। उसकी नई नई शादी हुई थी और मैंने उसके साथ इतना नाजेबा काम कर लिया था। उसके बाद मजलूम लड़की के साथ नरमी से बात करती या मुझे वजाहत देने का मौका देती तो ये बात बहुत अजीब लगती, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि वो लोग मुझे बोलने का मौका ही ना देते। मुझे तो जज और दूसरे लोगों की नजरें शर्मिंदगी से जमीन में गाड़ रही थी। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मेरी किसी बात पर यकीन ना हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इंसाफ से फैसला करने पर मेरा कसूर निकल सकता था। मैं तो मुतमईन था कि मैं हक पर हूँ, मगर मेरी साली इज्जतदार और शरीफ लड़की थी। जाहिर है उसे ये बात बहुत नागवार गुजरी थी कि मैं बार बार शराफत का सबूत देकर इस लड़की को गलत साबित कर रहा था। वो रोते हुए चीख रही थी कि मैं बात दबाना चाह रहा हूँ। जज साहब ने उसे खामोश करवाया। बोले, मैं पूरी बात तफसील से सुनना चाहता हूँ। अपनी बात वाजे कर रहा है। अगर कहीं उसके दिल में चोर हुआ तो मैं ये बात जान लूंगा। फिक्र मत करो, फैसला इंसाफ से ही किया जाएगा। मुझे तब अंदाजा नहीं हुआ कि इंसाफ के नाम पर वो जज क्या फैसला करने वाला था, वरना शायद अपने नाकर्दा जुर्म को कबूल करके जेल में बैठ जाता। मगर जज से इंसाफ ना मांगता। जज की बात पर मेरी साली गम भरी नजरों से अपनी माँ बाप को देखने लगी। मेरे ससुर से भी उसे खामोश रहने का इशारा किया तो वो लब भींच कर सर झुका गई। मैं पुरसुकून हुआ कि जज साहब को मैं गलत नहीं लग रहा। मैंने कहा कि यही बात वाजे करना चाहता हूँ कि मेरी साली का मुझ पर गुस्सा जायज है, मगर मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया, बल्कि असल गलती मेरी साली की थी। मेरी नई बात पर मेरी साली को झटका लगा। वो हक्का बक्का से मुझे देखने लगी। बाकी सब भी हैरान हुए, क्योंकि मैंने बिल्कुल अलग बात कर दी थी। मेरी बीवी भी नासमझी से अपनी बहन को देख रही थी। मैंने कहा कि ये हमारे घर कब आई, मुझे इसकी खबर नहीं हुई। ये मेरी बीवी का लिबास पहने हमारे कमरे में सो रही। मैं आया तो उसे अपनी बीवी समझकर उसके साथ रात गुजार ली। मुझे वाकई अंदाजा नहीं हुआ कि मेरे बिस्तर पर मेरी बीवी के बजाय मेरी साली सो रही है। इस वक्त कमरे में नीम अंधेरा छाया हुआ था। मुझे लगा ये मेरी बीवी है, क्योंकि इसने मेरी बीवी का लिबास पहना हुआ था। दोनों लड़कियां बिल्कुल एक जैसी हैं। मेरी साली का चेहरा छुपा हुआ था। मैंने बीवी समझकर हक जता लिया। मेरी साली खफ्फत से नजरें चुराने लगी। मैंने जज को देखते हुए कहा कि अगर ये लड़की मेरे कमरे में मेरी बीवी के कपड़े पहनकर सोएगी और मैं इस बात से भी वाकिफ नहीं हूँगा कि मेरे घर में कोई मेहमान आया हुआ है, तो क्या इसमें मेरी गलती है कि मैंने अपनी बीवी समझ लिया इसको? मेरे सवाल पर जज ने मुझे सवालिया नजरों से मेरी साली की जानिब देखा, गोया कहते हों कि इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगी। इस लम्हे के लिए मेरी साली बिल्कुल खामोश हो गई। फिर हकलाकर बोली, एक मर्द को अपनी बीवी के बारे में सब पता होता है। वो शर्मिंदगी से बोली, मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहती, मगर मुझे सबके सामने बताना पड़ रहा है कि मैंने अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश की थी। मैंने बहुत मज़ाहमत की, ये बताने की कोशिश की कि मैं कौन हूँ, मगर मेरे बहनोई ने मेरी आवाज़ दबा ली और मेरे साथ ज़बरदस्ती की। इसका मतलब यही है कि इस इंसान ने मौका देखकर अनजानपन का ड्रामा किया। वो ये बात शर्मिंदगी से सबके दरमियान बोल रही थी। मैं एक पल के लिए बौखला गया। इस बात से इनकार नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने वाकई अपनी साली की आवाज़ दबाई थी, मगर मैंने कोई ड्रामा नहीं किया था।
میں نے کہا کہ میں عام سا مرد ہوں، مجھے مزاحمت کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ مجھے لگا میری بیوی مجھ سے کسی بات پر ناراض ہے۔ ہمارے درمیان اکثر کسی نہ کسی بات پر ناراضگی چلتی رہتی ہے۔ میری بیوی تب اسی طرح ناراضگی کا اظہار کرتی ہے۔ میری بات پر میری سالی رونے لگی، بولی تو کیا میں غلط ہوں؟ ساری غلطی میری ہے، میں نے اپنی عزت گوائی لٹائی ہے۔ میرا شوہر ابھی تک نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا حادثہ ہوا، اور میں خود میں اتنی ہمت بھی پیدا نہیں کر پا رہی کہ اپنے شوہر کو سب بتا سکوں۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میں نہیں جانتی کہ اس شخص میں اتنا ظرف ہوگا یا نہیں کہ وہ میری بات سمجھے۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے ہی الزام دے دے، یا پھر مجھے میرے بہنوئی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنے والی فحشہ قرار دے کر طلاق دے دے۔ وہ بھی ایسا ہی مرد ہے، صرف اپنے احساسات کی پرواہ کرے گا۔ میں بری طرح رو رہی تھی، اس کا خوف جان کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا میرے ظلم کے بعد اسے اور کیا کچھ سہنا تھا۔ وہ کہنے لگی، جج صاحب، میں یہ بات چھپا بھی نہیں سکتی، میرا شوہر کام کے سلسلہ میں شہر سے باہر تھا، تو میں ایک ہفتے کے لیے اپنے میکے آ گئی، اس لیے اپنی بہن سے ملنے بھی چلی آئی۔ اس ظالم انسان کی وجہ سے اب میرے وجود پر کچھ ایسے نشانات ہیں جو اپنے شوہر سے چھپا نہیں سکتی۔ وہ مجھ سے ان نشانات کے بارے میں ضرور پوچھے گا، اور میں سچ بتانے سے ڈر رہی ہوں۔ میرا گھر برباد ہو جائے گا، میرا شوہر یہی سمجھے گا میں میکے عیاشی کرنے آئی تھی۔ میں تعصب سے اپنی سالی کو دیکھنے لگا، میری عزت پر کوئی حرف نہیں آیا تھا۔ اصل پریشانی تو وہ جھیل رہی تھی۔ میں نے جج صاحب کو ساری بات بتا دی۔ میں بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، میری بیوی اور سالی کا قصور تھا، مگر وہ الٹا مجھے الزام دے رہی تھی۔ میں مانتا تھا میری سالی واقعی مزاحمت کرتی رہی تھی، مگر میں اس کی آواز دبا کر اس کے ساتھ ہر حد کو پار کرتا چلا گیا۔ جب میں نے اپنی سالی کی آواز سنی تو تب مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ میری بیوی نہیں، سالی تھی۔ میں اس بات پر بہت شرمندہ تھا، مگر مجھے یہ بھی غصہ تھا کہ میری سالی نے وہ حرکت کیوں کی۔ میں تو اپنی بیوی سے لڑنا چاہتا تھا کہ اپنی بہن کو اپنا لباس پہنا کر اس نے کمرے میں سلایا کیوں تھا، مگر مجھے اپنی بات کا موقع ہی نہیں ملا۔ الٹا میری بیوی اور سالی مجھے لان تان کرنے لگی اور لڑنے لگی۔ میری بیوی اس بات کا الزام مجھے دے رہی تھی، کہنے لگی، تم روزانہ رات کو آتے ہو، جلدی کیوں آئے چلے؟ میں حیران رہ گیا، میرا اپنا گھر تھا، جب میں گھر چاہے آ سکتا تھا، مگر میری بیوی تو اس بات کی بھی مجھ سے وضاحت مانگ رہی تھی۔ میرے غصہ کرنے پر اس نے بتایا، وہ دونوں بہنیں بازار گئی تھی، مگر اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ بہت زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے ان دونوں بہنوں کے لباس بھیگ گئے تھے۔ وہ دونوں ہمارے گھر پہنچی تو میری بیوی نے اپنا لباس اپنی بہن کو دے دیا۔ اس کی بہن کو سردی لگ رہی تھی، اس لیے وہ ہمارے بستر پر جا کر سو گئی، اور میری بیوی کچن میں کام کرنے لگی۔ میں گھر لوٹا تو ادھر ادھر توجہ نہیں دی، میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا، اور اس روز بھی میں کام جلدی نپٹا کر گھر آ گیا تھا۔ بارش کا موسم وہ اپنی بیوی کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ گھر آیا تو بستر پر سامنے کمبل اوڑے میری سالی سو رہی تھی۔ مجھے لگا وہ میری بیوی ہے، اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا اور لباس میری بیوی والا ہی تھا۔ میں نے ہر بات اپنی بیوی اور سالی پر واضح کر دی۔ میں نے معذرت بھی کی کہ مجھے یوں خاموشی سے اپنے کمرے میں نہیں جانا چاہیے تھا، گھر جلدی واپس آنا عام سی بات تھی۔ پھر بھی میں نے بیوی سے معافی مانگی کہ مجھے بتا کر آنا چاہیے تھا، مگر وہ دونوں میری بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ دونوں کو ہی شک تھا کہ میں نے یہ سب جانتے بوجھتے فائدہ اٹھایا ہے۔ میری بیوی بولی، تمہیں خبر ہو گئی ہوگی، میری بہن گھر آئی ہے، اس لیے جلدی آ گئے۔ وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی، اگر تم سچے تو تم بتاؤ کیسے شوہر ہو جو بیوی کو نہیں پہچان پائے؟ وہ بولی، ہماری شادی کو 1 سال ہو چکا ہے، تمہیں ابھی تک مجھ میں اور دوسری لڑکیوں میں فرق محسوس نہیں ہوا؟ مجھے اس کی باتیں افسانوی لگ رہی تھی۔ دیکھے بغیر بھلا میں کیسے جان سکتا تھا وہ میری بیوی تھی یا نہیں؟ میں اسے کیا بتاتا، میں عام سا مرد ہوں، بیوی سے محبت بھی کرتا ہوں، اس کا خیال رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش ہوئی تو گھر چلا گیا۔ پھر کمرے میں کون تھا اور بیوی کہاں تھی، میرے لیے کوئی ایسا بھی فرق یا تبدیلی معنی نہیں رکھتی تھی۔ جج صاحب نے سب سن کر فیصلہ سنانے سے پہلے ایک نہایت عجیب سی بات کہی۔ کہنے لگے، انصاف چاہیے تو اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ بولے، لڑکی کے ساتھ غلط کام ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں، مگر تم اگر اپنی بات پر بضد ہو کہ تمہیں سالی اور بیوی میں واقعی فرق محسوس نہیں ہوا تو اس بات کو ثابت کرنا ہوگا۔ جج کی بات سمجھے بنا میں فوراً تیار ہو گیا، کیونکہ میرے دل میں کوئی چور نہیں تھا۔ میں نے کہا، میں سب کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں سچ بول رہا ہوں۔ جج صاحب نے سب سچ کو ثابت کرنے کا طریقہ بتایا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے سسرال والے بھی گھبرا گئے تھے۔ میری بیوی اور سالی حواس باختگی کے ساتھ انکار کرنے لگی، ہمارے اوسان خطا ہو گئے تھے، جبکہ جج صاحب مطمئن سے بیٹھے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے، تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھی جائے گی، تمہارے ساتھ ایک سپاہی بھی کھڑا ہوا، تمہارے سامنے تمہاری بیوی اور سالی کو کھڑا کیا جائے گا۔ ایک لڑکی کو تم کمرے میں لے جاؤ گے اور دوسری کو پولیس والا لے جائے گا۔ 1 گھنٹے کے لیے دونوں کمرے میں بند رہیں گے۔ میں تو یہ سن کر ہی یہ پریشان ہو گیا تھا، اگر میری بیوی کو کسی پولیس والے کے ساتھ 1 گھنٹہ کمرے میں بند رہتی تو کیا اس کی عزت سلامت رہتی؟ مجھے اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ میں نے پریشانی سے جج صاحب کو دیکھا تو میں نے کہا، یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ تو سراسر زنا کرنے کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ 2 انجان لوگوں کے کمرے میں بند کرنے کا مطلب ہے کہ اگر میں اپنی بیوی کو چن لوں تب بھی میری سالی کو پولیس والا لے جاتا۔ وہ لوگ موقع سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ میں بھڑک اٹھا۔ میرے سسرال والے بھی اس بات سے مجھ پر متفق تھے۔ میرے سسر کہنے لگے، ہماری ایک بیٹی کے ساتھ غلط ہوا، ہم یہاں انصاف کروانے آئے ہیں، مگر جج کا فیصلہ کیا سنائے گا؟ وہ تو یہاں پر برائی کی تیاری کیے بیٹھا ہے۔ ہمارے جج
या पुलिस पर असर ही नहीं हुआ था। उल्टा जज साहब बोले, अब तो केस मेरे पास आ गया है, तो मेरा इंसाफ यही है कि मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें वो करना होगा। मेरा सर चकरा गया था। पुलिस वालों ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की। मैं गुस्से से चीख रहा था कि मुझे इंसाफ नहीं चाहिए। मेरी बीवी और साली परेशानी से रोने लगी। हमारे हवास उड़े हुए थे। मैं तो जेल से निकलना चाहता था। मैं खुद पर लगा हुआ वो बदकिरदार मर्द का वाला दाग मिटाना चाहता था। मेरी साली भी मुझे मेरे किए की सजा दिलवाना चाहती थी। हमें क्या खबर थी अदालत में ऐसा गुनाह का खेल खेला जाएगा। पुलिस वाले भी अजीब नजरों से मेरी साली और बीवी को देख रहे थे। मैंने गुस्से से अपने ससुराल वालों को देखा था, जो अब ये तमाशा रोकने की हिम्मत भी नहीं रखते थे। मैंने कहा कि आप सबको मेरी बात पर यकीन नहीं था ना। मैं इतने अरसे से बेटा बना हुआ था। मुझसे गलती हो गई तो मुझे जेल भेज दिया और घसीटते हुए अदालत ले आए। मैंने तो चलो सजा झेल ली। अब क्या करेंगे वो लोग? जज ने हमारे लिए कोई राह नहीं छोड़ी थी। मेरी मिन्नतों पर भी जज ने साफ अल्फाज में कह दिया था, अब ऐसा ही किया जाएगा। तुम्हारी बीवी या साली में से एक तुम्हारे साथ जाएगी और एक पुलिस वाले के साथ। मैं चीखने लगा, गुस्सा करने लगा, मगर जज अपनी बात से पीछे नहीं हटा। कहने लगा, मेरा यही तरीका है। पुलिस वालों ने मेरी बीवी और साली को मेरे सामने खड़ा कर दिया। वो दोनों बुरी तरह कांप रही थी। मेरे साथ एक अजीब सी आंखों वाला पुलिस कांस्टेबल भी हो गया था। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने हाथों से अपने घर की इज्जत पुलिस वालों के हवाले कर रहा था। मेरे ससुराल वाले भी दंग बैठे थे। शायद अब इन्हें एहसास हो गया था कि अपनी इज्जत को अदालत में उछाल कर इन्होंने अच्छा नहीं किया था। पुलिस वालों ने भी मेरी आंखों पर जबरदस्ती स्याह पट्टी बांध दी थी, जिसकी वजह से मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। जज साहब बोले कि अब तुम अपनी बीवी को लेकर एक साइड पर हो जाओ, तुम्हें एक कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। मैं परेशान सा खड़ा था। मेरे माथे पर पसीना नमूदार होने लगा। मैं जानता था अगर मैं अपनी साली को चुनूंगा तो ये सब मुझे घटिया इंसान समझेंगे, जो बार बार अपनी बीवी को छोड़कर अपनी साली को ही चुन रहा था। और अगर मैं अपनी बीवी को चुन बैठता तो मेरी साली मेरा जुल्म झेलने के बाद पुलिस वाले के हवाले हो जाती। मैं बुरी तरह परेशान हो रहा था, मगर अब इनकार की गुंजाइश नहीं थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और चौकन्ना होकर अपनी बीवी और साली के करीब किया। मैंने तवज्जो दी और बहुत गौर व फिक्र के बाद एक हाथ थाम लिया। मैं डरा हुआ था। मुझे नहीं खबर थी कि मैंने किसका हाथ थामा था। मेरी बीवी और साली बिल्कुल खामोश खड़ी थी। शायद इन्हें जबरदस्ती खामोश करवाया गया था ताकि मैं फैसला न बदलूं। मैं साइड पर हुआ और जज से कहा कि मैंने सोच समझकर फैसला किया है। मैंने अपनी बीवी को ही चुना था। मैं पुलिस वाले के साथ दूसरी लड़की को कमरे में नहीं जाने दूंगा। मेरे ससुर भी अब गुस्सा हो रहे थे। मेरी आंखों से पट्टी हटा दी गई थी। मैंने देखा तो मेरे हाथ में मेरी बीवी का हाथ था। वो रोती हुई आंखों से मुझे देख रही थी। मेरी सांस में सांस आई थी। जज साहब ने पुलिस वालों को इशारा देकर इन्हें पीछे कर दिया था। मेरे हवास बहाल हुए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जज की इस हरकत का क्या मकसद था, मगर जज ने हमें सच बताया तो अपनी जगह पर जामिद रह गया था। मेरी बीवी और साली बिल्कुल चुप खड़ी थी। जज साहब ने मुझसे सवाल किया, तुमने अपनी बीवी को कैसे पहचाना? तुम्हें कैसे पता चला कि ये तुम्हारी ही बीवी है? मैंने तमाद से कहा कि मेरी बीवी एक खास परफ्यूम और खुशबू इस्तेमाल करती है, शैम्पू। जरा सी तवज्जो दी तो मैं खुशबू से ही पहचान गया कि यही मेरी बीवी हो सकती है। जज साहब अजीब से अंदाज से मुस्कुराए। उनकी अगली बात ने मुझे जिंदा जमीन में गाड़ दिया था। कहने लगे, आज तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत का खौफ था तो तुमने बीवी का फर्क करने के लिए शैम्पू और परफ्यूम की खुशबू को महसूस करने की कोशिश कर ली। अपनी साली और बीवी में आंखें बंद करके फर्क भी कर लिया। मगर इस रोज तुमने ऐसा नहीं किया। तुम बार बार यही बात कर रहे थे कि बिना देखे तुम साली और बीवी में फर्क कैसे कर सकते थे। मैं इस बात पर शर्मिंदा हो गया। जज कहने लगे, अगर मर्द चाहे तो सैकड़ों औरतों की भीड़ में भी बिना देखे अपनी बीवी को पहचान ले। सिर्फ औरत की छठी हिस्स नहीं होती, मर्द की हिस्सियात भी औरत के मामले में बहुत तेज होती हैं। मगर तुमने इस रोज जानबूझकर लापरवाही बरती। हम मानते हैं तुम नहीं जानते थे कि इस रोज तुम्हारे घर पर कोई आया हुआ है या नहीं, मगर फिर भी जैसे तुम्हारी बीवी खास शैम्पू और परफ्यूम इस्तेमाल करती है, ऐसी तुम्हारी साली भी तो कोई परफ्यूम शैम्पू इस्तेमाल करती होगी। तुम्हें खुशबू से ही महसूस हो जाना चाहिए था कि तुम्हारी बीवी नहीं है वो बोले, मर्द तो छोटी से छोटी बात की और तब्दीली को महसूस कर लेता है, पर तुमने कैसे महसूस नहीं किया, जबकि तुम्हारी साली मजामत भी करती रही। ऐसा जबर तो बीवी के साथ भी नहीं करना चाहिए। जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बीवी मजामत क्यों कर रही है। जज की बातों पर शर्मिंदगी से नजरें झुका गया था। तब एहसास हुआ कि गलती मेरी थी। मेरी लापरवाही की वजह से मैंने इतना बड़ा जुर्म किया था। जज बोला कि तुम्हें ये गुनाह बड़ा नहीं लगा। तुम बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि तुमसे ये गलती भी नहीं हुई, ये सब अनजाने में हुआ है, तो सब खैर है, मगर ये बहुत बड़ा गुनाह था। मैंने शर्मिंदगी से अपने ससुराल वालों की तरफ रुख किया और उनसे माफी मांगी। मैंने कहा कि मैं मानता हूँ मैंने गौर नहीं किया, तवज्जो दिए बगैर साली के साथ गलत हरकत कर बैठा, मगर मैं अब कसम खाता हूँ कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरे ससुर खामोश हो गए। मैं नहीं जान पाया मेरे ससुराल वाले या बीवी ने मुझे माफ किया था या नहीं, मगर वो चुप हो गए। इसके बाद मुझसे दोबारा किसी ने कोई बात नहीं की थी। मेरी साली ने मुझसे रुख फेर लिया था। मेरी बीवी मेरी तरफ से अपनी बहन और घर वालों से माफी मांगने लगी। बोली, मुझे अपनी बहन का बहुत अफसोस हुआ। मैंने इस बात को लेकर अपने शौहर से बहुत झगड़ा किया है, लान तान भी की है, मगर मेरे ख्याल में मेरे शौहर ने जेल की सजा काट ली है और अब ये भी आज़ाद होने के बाद हर एक को वजाहत देगा किस जुर्म में जेल गया था। मेरी बीवी रोते हुए सबसे माफिया मांग रही थी।
मैं सर झुकाए पीछे खड़ा था। मेरी साली ने नाराज होकर मुझसे नजर डाली और वहां से चली गई। मेरी बीवी की दरख्वास्त पर मुझे सबने माफ कर दिया। मैं बाइज्जत बरी हो गया। मेरी साली घर जाकर बीमार हो गई। हफ्ता भर अपने घर रह रहकर वो वापस लौट गई और इस वाक़े को 3 साल हो गए हैं। मेरी साली ने वो बात अपने शौहर से छुपा ली थी और आज तक ये सच हम किसी के सामने नहीं लाए कभी।